चुनाव के बाद लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान का हिस्सा बनते हुए पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जा रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि चुनाव के अंदर बात करने में बाकी राज्यों में कोई बात करना और दिल्ली में बात करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में जब बात करते हैं तो दिल से बात करते हैं, आत्मीयता के साथ बात करते हैं, और ये परिवार वाले बैठे हैं, इनके बीच से तो बात करने का मजा ही कुछ और है। हम सब वर्तमान के इस उठापटक के दौर में एक तरफ मोदी जी है और एक तरफ सारे के सारे उसी प्रकार से जैसे अतीत के काल में हमने सबने देखा, 2-3 ऐसे मौके मिले हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, उन कालों को याद करो कि जब कौरवों की बड़ी सेना थी, एक से बड़े एक महारथी थे, अपने अपने ढंग से वो अपनी ताकत लेकर के वो अपनी बात करते थे, लेकिन अंततः हमको मालूम है धर्म के मार्ग पे चलने वाले गोपाल कृष्ण जिस मार्ग पे गए, तो चाहे पांडवों की संख्या थोड़ी होगी लेकिन अंततः धर्म का मार्ग उनका था। आज के दौर में भी ऐसे ही एक आध दो अवसर को आप ढूंढोगे तो आपको दिखेगी ये बातें। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूं कि जैसे उदाहरण के लिए माननीय मोदी जी का जीवन काल देखें और एक तरफ ये बाकी लोगों को देखें, ये उसी प्रकार से दिखाई देगा। एक तरफ जिनने राष्ट्र को पहले नंबर पर रखा, नेशन फर्स्ट, और एक तरफ फैमिली फर्स्ट, सारे के सारे लाइन से अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी आदमी बताइए अपने इस देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी 50-60 साल पहले अपने घर से इस भारत माता की सेवा करने के लिए पूरा जीवन जिनने होम कर दिया, दान कर दिया, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री देश की सेवा करने के लिए निकले। उसके उल्टे आप बताइए, 2 दिन पहले हमने रायबरेली में साहित्य की मम्मी का समाचार देखा। अब वो क्या टिप्पणी कर रही थी, मैं अपने बेटे को आपको सुपुर्द कर रही हूं। अच्छा, तो सुपुर्द करना और सेवा करने में फर्क होता कि नहीं होता? 5-5 पीढ़ी हो गई रायबरेली में, 5 पीढ़ी अमेठी में, और इतना दिल्ली में रहकर के राज करने का शौक, दिल्ली की ताकत जीवन भर उनके घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। जैसे ये चुनाव इस बात का है, एक तरफ घर छोड़ करके देश की सेवा करने वाला निष्कलंक व्यक्तित्व और एक तरफ सारी ताकत एक ही घर में लाने की होड़, और एक घर में नहीं, अब दिल्ली तो दूसरा घर भी तैयार कर रही है। एक और भाई साहब तैयार हो गए, उनकी बात भी करेंगे अपन, जिनका जीवन में झूठ से शुरुआत हुई। हिमालय का पहाड़ या एवरेस्ट की चोटी भी झूठ के पहाड़ से छोटी पड़ जाए, इतनी झूठ बोलता है कोई आदमी, ये आपकी दिल्ली से दिखेगा। मैं आपके सामने पहले बात कर रहा हूं उस परिवार की जिनने देश की आजादी के समय से जाने अनजाने, महात्मा गांधी जी तो पहले चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन उम्र के अंतर में कि थोड़ी कम उम्र का है, और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरे भारत की ताकत जीवन भर के लिए, मुझे तो यह बड़ा आश्चर्य लगता है, 47 के पहले यहाँ 600 से ज्यादा राजा महाराजा थे, 600 से ज्यादा। उन्होंने सबने अपने राव इंद्रजीत सिंह, इनके परिवार से लगाकर के सारे बड़े बड़े राजा, सारे राजाओं ने अपना राज, जनता का शासन, जनता के लिए, वो जनता के द्वारा चुने जाने के लिए इस देश में विलीन कराया। और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लंबी क्रांतिकारियों की मालिका है जिनने अपना जीवन होम किया। ये इसलिए होम किया कि जनता की सरकार बनना चाहिए। आप बताइए, लंबे समय तक केवल एक परिवार की सरकार, मेरी सरकार, मेरे बाद मेरी बेटी की सरकार, 17 साल 18 साल दोनों का राज निकाल दो, बीच में 1.5 साल लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दो। और इतना घमंड कि भगवान वो राम के काल में रावण को भी
नहीं होगा। अरे हाईकोर्ट फैसला देती है इंदिरा गांधी के खिलाफ, जहां आपका चुनाव अवैध है। अब हाईकोर्ट फैसला दे, उसके बाद क्या होना चाहिए? और कोई होता तो हाथ जोड़ के इस्तीफा दे करके देश जिनके हक में जाए, लेकिन आपको तो अयोग्य घोषित किया। लेकिन इतिहास गवाह है, आज कह रहे हम संविधान बचाएंगे। अरे संविधान के लिए उस दिन का कलंकित करने वाला दिन था जब आपने पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और जो आज कह रहे मोदी जी की सरकार बनेगी तो सबको जेल में डाल देंगे। अरे आपका अतीत था, जयप्रकाश नारायण से लगा करके हमारे बुजुर्ग जानते हैं, आपातकाल में पूरे देश के सभी विरोधी दलों के लोगों को उठा करके स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरे कौन बचा है? सबको जेल में डालने का पाप अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। ये समाचार पत्र और पेपर वाले यहाँ होंगे, उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं थे, लेकिन ये इनके अपने प्रेस में भी ताला लगा करके या तो हमारी तारीफ छापो या आपका पेपर बंद कर दिया जाएगा। चारों तरफ पुलिस का आतंक। ऐसे माहौल में कांग्रेस कह रही है कि इस देश में हम संविधान बचाएंगे। अरे संविधान के साथ तो जितना बड़ा खिलवाड़ कांग्रेस ने किया, 100 से ज्यादा संशोधन बार नेहरू जी ने 17 बार, 20 बार इंदिरा गांधी ने, 21 बार राजीव गांधी ने, 10 बार दोनों बार कांग्रेस की सरकार, यहां तक कि सोनिया गांधी ने पीठ पीछे यूपीए से सरकार चली, 11 बार इनने भी संशोधन करवाए। तो जिस संशोधनों के माध्यम से संविधान की 12 बजाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और उससे आगे बढ़ो, इनके द्वारा आज ये ओबीसी मोर्चे का सम्मेलन है। ओबीसी मोर्चे के माध्यम से बताना चाहूंगा, जहां इनकी सरकार बनी इनकी, और इनने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे, तो आरक्षण कैसे दे रहे? जो एससी का, एसटी का, ओबीसी का जो घोषित आरक्षण था उसमें से निकाल करके मुसलमानों को आरक्षण देने का पाप अगर किसी ने किया है तो कर्नाटक की सरकार में कांग्रेस ने किया है, तेलंगाना में किया। ये पाप इनके सिर पे। लेकिन जब मोदी जी आईना दिखाते हैं, आप बताइए भाई, अपन घर में नहा धोकर तैयार होकर कांच के सामने खड़े होते हैं तो कांच क्या करता है? जैसे आप हो वही तो बताएगा। आपके बाल अगर ठीक नहीं है तो वैसा बताएगा, आपके बटन ठीक से नहीं लगे तो वैसा बताएगा, आप कपड़े जैसे पहने वैसा बताएगा। अब मोदी जी ने इनको कांच बताया कि आपने ये आरक्षण खा करके धर्म के आधार पे दे दिया, तो मोदी जी पे गालियां देना शुरू। मोदी जी खराब है, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ने तो इस देश के सामने यथार्थ पेश किया। इन्होंने कहा है कि मेरे देश के अंदर मैं संविधान की भी रक्षा करूंगा और आरक्षण की भी रक्षा करूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मोदी जी ने अपने 50% के आरक्षण को बगैर छुए सामान्य गरीब वर्ग के भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको 10% अलग से आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या अभिनंदन करें इस बात के लिए। यह होता आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण। और जिस आरक्षण के बजाय जिनने आरक्षण में गड़बड़ कर दी और संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इस देश के अंदर धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये पाप किसने किया है तो कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस के साथ वाले सब एक से बढ़कर एक। कांग्रेस के लोग, कल वो बहन जी कह रही थी मेरे भाई में प्रधानमंत्री का पूरा लक्षण दिखाई देता है, और अगर गठबंधन तय करेगा तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनाने की सोच सकते हैं। अब कोई इनसे पूछे कि पूरे देश के अंदर लोकसभा के सदस्यों के बाद प्रधानमंत्री बनने की हक होती है, आपकी इस देश के अंदर सरकार कहां कहां है? मित्रों, केवल 3 सरकार है, उसमें से एक कर्नाटक जिसके 28 सांसद है, एक इनके पास तेलंगाना जहां 17 सांसद है, और एक हिमाचल जिसमें केवल 4 सांसद है। अब तीनों को मिला लो तो 60 भी नहीं हो रहा। और उसमें भी अभी जो समाचार आ रहे हैं, मान के चलो 80% उसमें भी हार रहे हैं। ये कांग्रेस के हते पते नहीं लग रहा है। लेकिन सपना क्या देख रहे हैं?
मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह रात के बजाय दिन में सपना देख रहे हैं और दुनिया को झूठ बोल रहे हैं। एक और आपके यहाँ बड़े साहब है, आज नाटक करने चले गए। इनकी जब से पार्टी बनी इनके नाटक ही बंद नहीं होते। वो झूठ के लिए आप पार्टी का रिकॉर्ड लगता वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। पहले दिन से झूठ। यहाँ अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया, आंदोलन में इन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। बेचारे अन्ना हजारे झूठे पड़ गए। अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए, उनके राजनीतिक गुरु की बात भी नहीं मानी और राजनीतिक पार्टी बनाई। फिर झूठ बोला मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, फ्लैट में से काम चलाऊंगा। अब फ्लैट भी कहा गया, आलीशान कोठी बना ली, रोज एक के बाद एक। और तो इनके लिए कानून भी कम पड़ते हैं, इनके अपने कर्म ऐसे हैं, रोज एक के बाद एक। वो झूठ तो इतनी सफाई से बोलते कि इनकी सांसद, पहली बात तो सांसद कितने लिमिटेड, राज्यसभा सांसद इनके महल के अंदर जाती। आप बताइए कोई किसी सीएम हाउस में भी, मेरा भी सीएम हाउस है, लेकिन सीएम हाउस में मेरी परमिशन के बगैर कोई दरवाजे के अंदर आ कैसे सकता है? और दरवाजे के अंदर आ जाए और आने के बाद उसके साथ बदतमीजी हो जाए। किसी के घर में आप सब घर पार वाले हो, किसी के घर में अगर कोई बदतमीजी होगी तो घर का मुखिया जवाबदार होगा कि नहीं होगा? वो कैसे बच सकता है? वो आप मारो भी सही, रोने भी मत दो, रिपोर्ट भी मत करने दो। वो रिपोर्ट हो जाए तो वो भी दूसरे का दोस्त। अरे चीफ सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी करोगे, कितने लोगों के साथ बदतमीजी करोगे? वो सरकार क्या चला रहा? लगातार एक के बाद एक आपके व्यक्ति रोज जेल जाते जा रहे हैं। लेकिन आपने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री मतलब सबके ऊपर हो गए क्या? मुख्यमंत्री का मतलब क्या हो गया? हमने अपनी शपथ, मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री की भी शपथ होती है, हमने कहा इस संविधान का पालन करेंगे, सत्य निष्ठा से ईमानदारी से पालन करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है दिल्ली की जनता का भी बड़ा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद से दिल्ली की जनता ने इनकी सरकारें बनवाई थी। जितने लोगों ने वोट दिया उनका सबका अपमान कर रहे हैं। ये वह केवल कुर्सी की खातिर, केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सुबह से शाम पानी पी पी करके एक ही आदमी इनको लगता है ये भाजपा और भाजपा के साथ मोदी जी को गाली बकना। अरे भैया मोदी जी के लिए आपको 100 जन्म कम पड़ जाएंगे इस निष्कलंक व्यक्ति बनने के लिए मोदी जी की तरह। ये आपकी तरह नहीं है कि आपके बाद आपकी फैमिली फर्स्ट में अब सुनीता केजरीवाल जी महिलाओं का नेतृत्व करने बुला रहा है। आपके घर के अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है। आपने तो वो रिकॉर्ड बनाया कि लगता कि सारे रिकॉर्ड का कोई हिसाब ही कम पड़ जाएगा। पहली बार संविधान बनाने वालों को लगा कि हमसे गलती हो गई कि जो जेल जाता है उस मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। ये उनका द्वारा न लिखने का, दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया। आजादी के बाद पढ़े लिखे, अनपढ़, गरीब, किसी भी वर्ग के कोई भी मुख्यमंत्री है, सबने कोई भी कारण से, अरे दिल्ली तो वो धरती है जहां लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना घट गई तो अपनी जवाबदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। इतनी पवित्र धरती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके लिए एक डायरी में केवल एल के लिखा था, पूरा नाम भी नहीं लिखा, लेकिन अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दिया तो उससे आगे सांसद पद से भी इस्तीफा दिया और संकल्प किया कि मैं जब तक कि इस कलंक से बरी नहीं हो जाऊंगा। उस समय तो हम सब लोग भी डर गए थे, कोई मान नहीं रहा था कि ऐसा कोर्ट के मामले को 2-4 साल में निपटते हैं क्या, पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन आडवाणी जी ने कहा कि मैं भाजपा का नेता हूं और भाजपा के नेता के नाते से एक सुई की नोक के बराबर भी दाग अगर है तो मैं कोर्ट से पहले बरी होऊंगा, उसके बाद चुनाव में आऊंगा। ये हमारी पार्टी, ये आदर्श सबके सामने। लेकिन ऐसी दिल्ली में ये जो दलदल के अंदर हमारा तो कमल खिलने का लिए बढ़ रहा आगे, लेकिन इनके घर के झगड़े, इनकी पार्टी के झगड़े, शराब वाले से झगड़े, अरे किस किस को बात करोगे? पूरी दिल्ली हताशा निराशा में देख रही है। जिसने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, मैं लगातार आपके बीच में घूम रहा हूं, पूरा वाईफाई कर देंगे। कौन सा वाईफाई हो गया? किधर की दुनिया हो गई?
केवल झूठ का पहाड़ एक के बाद एक लगातार क्या क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन केवल बोलते केवल केवल केवल। आप बताइए, या तो खुद जेल में गए इस्तीफा नहीं दिया तो गलती करी, या आपने पहले मंत्रियों से क्यों इस्तीफा लिया? आप पहले गलत थे या बाद में गलत थे? लेकिन अब ये धीरे धीरे चुनाव का माहौल बना है। मैंने आपके सामने इनकी बात इसलिए की कि इनके पत्ते भी खुलना चाहिए। लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, जिसने पहले दिन कहा ना खाऊंगा ना खाने, जोर से बोलो, ना खाऊंगा ना खाने, और उसने कहा ये बेईमानी चलेगी, इसलिए मोदी है तो ये मुमकिन इसीलिए है, ये लड़ाई इसी बात की है कि अगर मोदी रहेंगे तो ये मुकदमे भी चलते रहेंगे। और अब तो वो खुद ही कह रहे हैं, देखो भाई, अगर सरकार नहीं बनी तो मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। अरे तो भाई साहब, आए तो जेल से ही हो, तुम जाना तो पड़ेगा ही। आप कोई से मंदिर से आ रहे थे क्या? आप कहां की बात कर रहे हो? आप कहां से रहो? जेल से ही तो आ रहे हो। जमानत पे कौन है? जेल में तो हो। आज कह रहे हम जा रहे हैं, भाजपा का तरफ, हमको गिरफ्तार कर लो। अरे भाई साहब, पहले ही गिरफ्तार हो।